तो चलिए पढ़ते हैं वैलेंटाइन डे स्पेशल। ये कहानी तब की है जब लड़की पटाने वाली आग हर लड़के के अंदर ज्वालामुखी की तरह होती है। ये कहानी तब की है जब स्कूल से निकले 12th क्लास के नन्हे मुन्ने बच्चे डोरेमोन और शिनचैन को छोड़कर बीबी की वाइन्स और टीवी देखना शुरू कर देते हैं। ये कहानी है मेरे कॉलेज की। ये कहानी है मेरे फर्स्ट ईयर की, क्योंकि मैं 10th क्लास तक एक कॉलेज स्कूल में था जहाँ चारों तरफ सिर्फ लड़के ही लड़के होते थे। तो 10th तक आते आते मेरी आधी जवानी तो मर्दों के बीच ही कट गई। जिसका मुझे पूरी जिंदगी मलाल रहेगा वो तो मेहरबानी है अपने एजुकेशन सिस्टम की, जो पेरेंट्स को अपनी गलतियां सुधारने का एक और मौका देते हैं। और इसीलिए मेरा ये स्कूल 10th तक ही था। तो अब मैं फाइनली इंसानों वाले स्कूल में पढ़ने को आ गया, जहाँ लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ाई करते थे। 11th और 12th असल में मेरे लिए नर्सरी क्लास जैसा ही था, जहां मैं लड़कियों से बहुत घबराता और उनसे बात करने में कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील करता था। मुझे आज भी ठीक से याद है जब स्कूल टाइम में अगर कोई लड़की आपके डेस्क पर आपके बाजू में आकर बैठ जाती थी तो सारी क्लास में ये अफवाह फैल जाती थी उस लड़के और उस लड़की के बीच कोई सीन है। और कभी कभी तो ये अफवाह सच में भी बदल भी जाती थी, क्योंकि लड़का और लड़की यही सुनते सुनते ही एक दूसरे से प्यार कर बैठते थे। खैर छोड़िए अब वो बातें। स्कूल के वैसे दिन कॉलेज में कहा 12th कंप्लीट करने के बाद सबसे बड़ा डिसीजन ये होता है कि आखिर अब हायर स्टडीज में करना क्या है। 12th के बाद कुछ लोग जिंदगी की कठिनाइयों से दूर भागने के लिए BA या BCom ले लेते हैं, और जिन लोगों के मन में पढ़ाई और करियर के लिए आज भी सच्ची लगन होती है वो लोग BBA BSc या फिर BCA ले लेते हैं। और सबसे अलग होते हैं वो लोग जिन्हें उल्टा हुआ तीर अपने पिछवाड़े में लेने की चुल होती है, और जैसे तैसे तुक्के और नकल की मेहरबानी से जो लोग 60% बना पाते हैं और जिनका स्वेग लेवल बिल्कुल हाई होता है, वो ही लोग इंजीनियरिंग करने जैसा गंभीर फैसला ले पाते हैं। अच्छे रिजल्ट की खुशी और मोहल्ले के गुप्ता शर्मा और तिवारी के बच्चों को कंपेयर करने के बाद एक्साइटमेंट में ये लोग इंजीनियरिंग तो ले लेते हैं, और आने वाले 4 साल तक फिर इंजीनियरिंग इनके लेती है मजे। हनी सिंह और बादशाह का स्वेग तो ऐसे ही पॉपुलर होता है। असली तूफानी तो इन लोगों ने मचा रखी है। मेरे खून में इतनी तूफानी नहीं थी भाई, तो मैंने इन लोगों के मुकाबले अपना एक छोटा सा सपना रखा था। बिल्कुल छोटा सा, भोपाल जाऊंगा, नूतन की लड़कियां ताड़ूंगा और करियर कॉलेज में पढ़ाई करूंगा। इस बिल्कुल छोटे से सपने को पूरा करने के लिए मैं भोपाल आया। स्कूल टाइम में मेरे पास छिछोरे लड़कों जैसा स्वेग और तूफानी करने वाला जज्बा तो था नहीं, और न ही मैं इतना डेयरिंग था कि किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकूं। टैलेंट के नाम पर मेरे पास 12th का अच्छा परसेंट स्पोर्ट्स की 2-4 एक्टिविटी ही थी, और हाँ, जिसे आप अभी इतनी शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं। ऐसी राइटिंग स्किल्स भी थी। अब कोई भी लड़की मेरी इन तीनों ही साइलेंट क्वालिटी से थोड़ी न इम्प्रेस होने वाली थी, क्योंकि इन क्वालिटी को जब तक एक्सप्रेस ना करो तब खाक कोई लड़की इम्प्रेस होगी। वो स्कूल टाइम ही अच्छा था। सचमुच लड़की पटाना कितना आसान हुआ करता था। और एक आज का टाइम है जब मोदी ने डेमोनेटाइजेशन लाकर लड़कियों का स्वेग लेवल और नखरे आसमान जितने ऊंचे कर दिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कॉलेज में लड़की पटाने का हुनर उन्हीं के पास होता था जिनके पास गैंग्स ऑफ वासीपुर जैसी हिम्मत, ताकत और कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। क्योंकि सच्ची लगन, मेहनत और काबिलियत के दम पर ही कोई लड़का यहाँ किसी लड़की को पटा सकता था। और इन सब के भी बाद अगर गलती से कोई बंदी से आपका मामला सेट हो जाता था तो इस रिलेशनशिप के फ्लो को इक्वल बनाए भी रखना था, क्योंकि गर्लफ्रेंड और ब्लूटूथ दोनों एक जैसे ही होते हैं। पास रहो तो डिवाइस कनेक्टेड, और अगर दूर हुए तो न्यू डिवाइस फाउंड। इस तरह आज भी मुझे अपने स्कूल के वो दिन किसी जन्नत से कम नहीं लगते, जहाँ किसी लड़की से पेन मांगने पर और उसके मुस्कुराते हुए पेन दे देने पर ही रिश्ता पक्का हो जाता था, मानो जैसे फलदान की रस्म वही पूरी हो गई हो। क्योंकि लड़कियों के साथ पढ़ने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए 11th और 12th के वो 2 साल मैंने अपने मानसिक विकास और लड़कियों को ठीक से समझने में ही निकाल दिए। स्कूल हो या फिर कॉलेज, मेरे लिए तो दोनों ही जगह फेसबुक के अलोन बॉय जुगनू जैसी ही थी, जिसे लड़की पटाने की रेस में ना तो स्कूल में कोई गोल्ड मेडल मिला और ना ही कॉलेज में। ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल ही किसी काम का नहीं था,
मैं एक स्मार्ट, डैशिंग, कूल और डिसेंट सा लड़का था, जिसमें कमी थी तो बस स्वेग लेवल की, जिसके चक्कर में मैं अपनी क्लास की किसी भी लड़की से नजरें मिलाकर बात करने में डरता था। इसलिए मैंने आज तक किसी भी लड़की को आगे से जाकर आई लव यू नहीं कहा था। इसलिए मेरी साइड से तो क्लियर हिसाब था। हाँ, अगर कोई लड़की मन ही मन मुझे पति मान बैठी हो तो मुझे ठीक से याद नहीं। तो अब फाइनली मैं अपने 12th पास करके कॉलेज में आ गया था। कॉलेज का पहला दिन राष्ट्रपति सम्मान मिलने से कम नहीं होता। इस दिन हम खुद को इतना प्राउड फील करते हैं जैसे वो के किसी कॉलेज में नहीं बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कदम रख रहे हो। मुझे आज भी याद है कॉलेज का वो पहला दिन, जहाँ जैसे तैसे क्लास का रूम नंबर पता करके मैं अपनी क्लास तक पहुँचा। लेट होने के कारण मैं सबसे लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गया। क्लासरूम की लास्ट बेंच असल में महापुरुषों का वो मोहल्ला होता है जहां आपको तरह तरह के स्टूडेंट मिलेंगे। कोई पीछे बैठकर कमेंट पास करने वाला, कोई टीचर के क्वेश्चन का बाहियात जवाब देने वाला, तो कोई वजनदारी दिखाने वाला। और सच पूछो तो मैं इन किसी भी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता था, लेकिन मजबूरन मुझे इन महापुरुषों के बीच बैठना पड़ा। लेकिन सच पूछो तो पीछे बैठने के फायदे बहुत थे। पहला तो ये कि आप क्लास में पीछे बैठकर पूरी क्लास की लड़कियों को ताड़ सकते हो। दूसरा ये कि यहाँ बैठे हर स्टूडेंट अपने आप में अलग ही फिल्म होती है, तो आप एक क्लास में बैठकर एक ही टाइम में मल्टीपल चीजों पर फोकस कर सकते हो। और तीसरा ये कि आपको सिंसियर स्टूडेंट बनकर टीचर पर पूरा फोकस नहीं करना होता था। चौथा और सबसे अच्छा फायदा ये था कि आप भले ही 15 मिनट लेट क्लास में क्यों ना आओ, फिर भी आपको क्लास की आखिर में जगह मिल ही जाती थी। वही क्लास में आगे बैठने वालों को अपनी सीट बचाने के लिए सबसे पहले आना होता था। तो इस तरह मैंने हमेशा पीछे बैठने का डिसीजन लिया। कॉलेज में चलती क्लास में घुसने का अपना एक अलग ही स्वैग कूल होता है। बाकी स्टूडेंट और टीचर एकदम से ऐसे देखते हैं जैसे शक्तिमान खुद बैग टांग कर कॉलेज आ गया हो। पूरी क्लास में बाकी स्टूडेंट्स के बीच हाईलाइट होने का एक ही रूल होता है, या तो आपके 12th में मार्क्स अच्छे हो या आप किसी एक्टिविटी में बहुत अच्छे हो। और इस सब का फैसला क्लास के उस लेक्चर में होता है जिसमें टीचर क्लास में आते ही कहते हैं, अच्छा अपना अपना इंट्रो दो और अपनी हॉबीज के बारे में बताओ। बस रे भाई, इस कंडीशन में समझ लो कि टीचर उन बाकी गरीब स्टूडेंट का सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं जिन बच्चों ने 12th क्लास में पूरे साल मिनी मिलिशिया खेल कर गुजारा हो। सीधे शब्दों में कहूँ तो इस लेक्चर में बस वही बच्चे हाईलाइट होते हैं जो या तो 5वीं पास से तेज हो, मेरा मतलब है बहुत चतुर हो, या फिर उनके पास शिव जी जैसी तीसरी आंखें हो, मतलब कि वो किसी अदर एक्टिविटी में माहिर हो। लेकिन मैं इसमें से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता था। कॉलेज स्टार्ट हुए अभी कुछ 3 महीने ही गुजरे थे। अब मैं बाकी स्टूडेंट्स और कॉलेज से थोड़ा फेमिलियर हो गया था। तभी एक दिन अचानक क्लास के बीच लेक्चर में किसी लड़की की एंट्री हुई। मे आई कम इन सर कहकर वो लड़की क्लास के अंदर जैसे ही घुसी तो उसकी कम्प्लेन बॉय वाली हाइट, फेयर और लवली वाला फेस और उससे निलती वॉशिंग पाउडर निरमा जैसी चमक ने मेरा ध्यान उसकी तरफ खींचा। क्योंकि वो काफी लेट आई थी, इसलिए वो लास्ट में बैठने के लिए निकल कर आ रही थी। मैं पागलों की तरह उसे देख रहा था, लेकिन एक मिनट, मैं अकेला नहीं था उसको ताड़ने वाला। क्लास के बाकी सारे लड़के, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी उसे ऐसी हवस भरी नजरों से देख रही थी जैसे किसी छोटी सी गली से लैम्बोर्गिनी कार गुजर रही हो। मैं हमेशा लास्ट बेंच पर ही बैठता था और कोइंसिडेंस से वो मेरे बाजू वाली सीट पर आकर मुझसे बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने भी बड़े स्वेग में कहा, याओ शो प्लीज, और फिर वो मेरे साथ ही बैठी। बचपन से ही लड़कियों से दूर भागने वाले लड़के के बाजू में किसी लड़की के बैठने की खुशी और नर्वसनेस सिर्फ वो ही समझ सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे बात क्या करूं। कसम से मेरी बुरी तरह से फट रही थी। मैंने काफी हिम्मत करके और 2-4 बार डायलॉग की मन ही मन प्रैक्टिस करके उससे पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उसने हल्की सी स्माइल देते हुए अपना नाम अर्पिता बताया। कसम से उसकी काली गहरी आंखें और स्वीट सी स्माइल देखकर मैं 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। अब मैं उससे थोड़ा फ्रैंक होने लगा था। मैंने उससे कई सारे सवाल पूछे, जैसे कहाँ रहती हो, 12th किस स्कूल से करी,
और 12th में कितने % थे। एक्चुअली क्योंकि हम दोनों चलती क्लास में बातें कर रहे थे, इसलिए आसपास बैठे बाकी स्टूडेंट हमें ऐसे कान लगा कर सुन रहे थे जैसे आईएसआई की खुफिया जानकारी लीक कर रहे हों। लेक्चर छूटते ही सारे बच्चे अपनी जगह से उठकर जाने लगे और मेरे दोस्त अजीब सी शक्लें बनाकर मेरे पास आ रहे थे। फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास की किसी लड़की से बात कर लेना एवरेस्ट फतेह करने से कम नहीं होता, इसलिए इस काम में सक्सेस हुए लड़के अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझते। तो बस मेरा भी स्वेग लेवल हाई हो गया था। उस टाइम दोस्त इतने हरामी होंगे मुझे पता नहीं था। आते ही मुझसे बोलने लगे, भाई क्या नाम था लड़की का, क्या बातें हो रही थी तुम्हारे बीच। मैंने भी कह दिया, कुछ नहीं यार, फालतू की बकवास कर रही थी। तो अब मैं बाकी लड़कों के लिए आदर्श पुरुष बन चुका था। इसी बीच वो लड़की क्लास से बाहर चली गई। मैं भागकर क्लास से बाहर निकला तो वो बंदी ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। बस फिर क्या था, टाइम था आउटसोर्सिंग करने का। कॉलेज से घर पहुँचते ही मैंने उसकी डिटेल निकालनी शुरू कर दी। इस सोशल मीडिया के ज़माने में केवल फेसबुक ही वो ठिकाना था जहाँ किसी को लड़की को ढूंढा जा सकता था। और सच पूछो तो कॉलेज में 99% स्टूडेंट की पहली बार बातें फेसबुक पर ही होती है। तो बस शुरू किया मैंने ढूंढना उसे, लेकिन मुझे उसका सिर्फ नाम पता था, अर्पिता, जिसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं, इनफैक्ट जरा सा भी नहीं पता था। और इस एंगल प्रिया के टाइम में किसी अननोन लड़की को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। अगर नाम डालो अर्पिता तो एंगल अर्पिता, पपास प्रिंसेस अर्पिता, और भी ना जाने कैसे कैसे नाम के प्रोफाइल आ रहे थे। ना तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड और ना ही उसकी कोई फोटो वाली प्रोफाइल पिक्चर। अब बंदा ढूंढे तो ढूंढे कैसे। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने एक लॉजिक लगाया। वो ऐसा था कि फर्स्ट सेमेस्टर में कोई बंदी कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट को जानती हो या नहीं जानती हो, उसे उस कॉलेज के किसी भी फैकल्टी का नाम पता हो या नहीं हो, लेकिन एडमिशन के वक्त कॉलेज के बारे में जानने की जिज्ञासा उसे कॉलेज के फेसबुक पर बने ऑफिशियल पेज पर तो ला ही देती है। और एडमिशन के टाइम ही उसे कॉलेज का कोई न कोई फैकल्टी उस ग्रुप पर ऐड तो कर ही देता है। तो बस करियर कॉलेज भोपाल, करियर कॉलेज कैहरो 1, करियर कॉलेज बीसीए ग्रुप, सारे के सारे ग्रुप छान मारे लेकिन बंदी कहीं मिली ही नहीं। अब मेरा पारा गर्म हो चुका था और उसको ढूंढकर निकालना मेरे लिए क्रिमिनल केस जैसा बन गया था। अब फ्रस्ट्रेट होकर मैंने उसे ढूंढने का काम थोड़ा साइड में रख दिया और सोने चला गया। अगले दिन सुबह उठा तो देखा वन फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। नॉर्मली मैंने उसे ओपन किया और देखा उसी बंदी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। अर्पिता शर्मा के नाम से थी वो। फेसबुक पर सेकंड के 10वें हिस्से जितने समय में मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उस वक्त वो ऑनलाइन तो थी नहीं, तो मैंने उसकी टाइमलाइन झांकनी शुरू कर दी। प्रोफाइल पिक से लेकर कवर बैनर तक, वैष्णो देवी ट्रिप से लेकर मोबाइल अपलोड तक, सारे फोटो फोल्डर मैंने छान मारे थे। इतने सब से भी मेरा मन कहाँ मानने वाला था। उसकी फोटो पर उसके फ्रेंड्स के कमेंट तक पर डाले, जिसमें उसकी फ्रेंड्स उसे क्यूट, इनोसेंट, फैब्युलस क्लिक जैसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। सच में बंदी थी तो बहुत अलग। मैं तो उसके सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुका था। अगले 2 दिनों तक कॉलेज की छुट्टी थी, तो उस दिन के बाद से हम दोनों मिल नहीं पाए। तो अब हम दोनों दिन रात फेसबुक पर ही बातें करने लगे। अब हम दोनों में एक दूसरे के फ़ोन नंबर्स भी शेयर हो चुके थे। हम दोनों ही एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जानने लगे थे। कल 8 सितंबर था उसका बर्थडे। मैंने उसके बर्थडे को मेमोरेबल बनाने के लिए प्लान्स बनाने शुरू कर दिए, जिसमें केक कौन से फ्लेवर का होगा, फ्लेवर कौन कौन से होंगे, यहाँ तक कि कॉलेज के बाद लंच पर उसे कहाँ ले जाना है, यहाँ तक का मैंने प्लान बना लिया था। 7 सितंबर की रात 11 बजे से ही मेरे मन में उसको सबसे पहले बर्थडे विश करने की एक्साइटमेंट थी। ठीक 12 बजने में 10 मिनट काम थे और मैं अपने घर वालों से छुपते छुपाते अपने कुत्ते को बांधने के बहाने छत पर निकल कर आया, ताकि आराम से प्यार भरे अंदाज में मैं उसे विश कर सकूं। ठीक 11:55 पर मैंने उसे कॉल किया। उसका फ़ोन बिजी जा रहा था। उस वक्त मेरा अजीब सा ही मन हो रहा था। बंदी 12 बजे से पहले किससे बात कर रही है, यही सोचकर मैंने कंटिन्यू 10 से 12 कॉल कर दिए। फिर भी बंदी फ़ोन नहीं उठा रही थी। एच और किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रही थी। मैं थोड़ा रुका और लंबी सांस ली। अब ठीक 12 बज चुके थे।
वापस उसी जुनून के साथ मैंने उसे फिर कॉल किया। बंदी अभी भी बिजी। अब मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने उसे एक के बाद एक कॉल किए। आखिरकार 12:15 बजे उसने कॉल पिक किया। उसके फोन उठाते ही मैंने उसे बड़े ही प्यार से हैप्पी बर्थडे टू अ गया। ओ निखिल सो स्वीट, थैंक यू सो मच कहकर उसने मुझे रिप्लाई दिया। मेरा गुस्सा अब खत्म हो चुका था और उसकी बात खत्म होते ही मैंने सोचा थोड़ा लाइन मार दी जाए और उसे कल कॉलेज जल्दी आने को कह दिया जाए। लेकिन मेरा इतना कहने से पहले ही उसने किसी और के फोन मीटिंग में आने का कहकर फोन काट दिया। मैंने सोचा साली इतनी देर से तो ना जाने किस किस से बात कर रही थी। अब मेरे से 1 मिनट 40 सेकंड में ही इसके फोन वेटिंग पर आने लगे। खैर छोड़ो, अब क्या कर सकता था। रात 2 बजे तक उसके फेसबुक पर ऑनलाइन आने का इंतजार करते रहा। आखिरकार थक हार कर मैंने उसे मैसेज ड्रॉप किया और कल कॉलेज जल्दी आने का कहकर सो गया। अगले दिन सुबह 6 बजे उठा। साला इतनी सुबह तो मैं खुद के बर्थडे पर भी नहीं उठाता हूँ। तो अब उसके बर्थडे पर उठकर सुबह सुबह बढ़िया तैयार वैयार होकर सुबह 7 बजे जहांगीराबाद से MP नगर आकर उसके लिए सुंदर सा फूलों का बुके लिया और केक वेक लेकर कॉलेज पहुँच गया। 9 बज गया था। मैंने उसे फोन लगाया। वो बोली मैं 10 मिनट में कॉलेज पहुँच रही हूँ। मैं भी उसका इंतजार करने लगा। 10 मिनट से 1 घंटे हो गए। मैंने उसे फिर कॉल किया। वो बोली आई एम सो सॉरी निखिल, बट मेरे पापा मम्मी यहाँ आ गए हैं मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो मैं तुम्हें कल मिलूंगी प्लीज। और ओक बाय बोलकर उसने फोन रख दिया। कसम से जग सूना सूना लागे जैसे गाने बैकग्राउंड में बजने लगे। एक हाथ में केक दूसरे हाथ में बुके लेकर कैंटीन में सब लोगों के सामने से निकलकर अपना मुंह लटकाकर मैं कैंटीन से बाहर निकला तो क्लास के बाकी दोस्त बोले ओह क्या बात है, भाभी के लिए केक और बुके, वाह क्या तो प्यार है। मैंने भी चिढ़कर कहा भाभी वाभी कोई नहीं है, वो तुम्हारी और उसका नाम मत लिया करो मेरे सामने। और केक और बुके को वही उनके सामने फेंक मैं कॉलेज से बाहर आ गया। गाड़ी निकाली और घर के लिए आने लगा। अभी मैं MP नगर तक पहुंचा ही था कि मन में ख्याल आया कि अगर कॉलेज टाइम में अगर घर गया तो मम्मी कॉलेज बंक मारने का शक करेगी और लाख सबूत देने के बाद भी शाम को पापा से चप्पल जूतों से पिटवाएंगी और कॉलेज जाने पर वही बातें दिमाग में आएंगी जिससे मूड खराब होगा। तो सोचा आज कॉलेज और घर दोनों ना जाकर कहीं बाहर चला जाओ, दिमाग भी शांत रहेगा और टाइम पास भी हो जाएगा। तो बस लोगों से लेक व्यू का रास्ता पूछते पूछते लेक व्यू पहुँच गया। बोट क्लब के सामने से निकल ही रहा था कि मैंने देखा अर्पिता किसी काले से तरबूज जैसी शक्ल वाले के साथ बाइक पर बैठकर जा रही थी। मैंने सोचा इसके बाप की आधी उम्र वाला लड़का इसका बाप तो होगा नहीं। तो CID और शेरलॉक होम्स जैसी जासूसी करते करते मैं वोट क्लब के आगे बने पार्क तक जा पहुंचा, जहां गाड़ी से उतरकर वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर पार्क में जा रहे थे। मैंने थोड़ा आगे आकर देखा तो अर्पिता उस लड़के के साथ केक काट रही थी। केक काटने के बाद दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया और चिपक गए। बंदी उस लड़के को हक तो ऐसे कर रही थी जैसे बचपन से लोगों से गले मिलते आ रही हो, जिस्म -2 देखकर आई हो जैसे। मुझसे तो अब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं वहां से वापस आने लगा। थोड़ी दूर आने पर मैंने उसे एक बार फिर कॉल किया। उसने फोन उठाया और कहा हेलो। हाँ निखिल, मैंने कहा तुम तो आई नहीं मिलने, सोचा तुम्हारा गिफ्ट देते जाओ, तुम्हें मिल सकती हो क्या अभी? तो बंदी के मुंह से जो जवाब आया उसे सुनकर मेरा तो इस दुनिया से विश्वास ही उठ गया। बंदी कहती है यार मैं अभी मम्मी पापा को लेकर बिरला मंदिर आई हुई हूँ दर्शन कराने, तो अभी मिलना तो मुश्किल है। तो मैंने कहा ओह अच्छा, मंदिर में हो ना, घंटियों की तो आवाज आ ही नहीं रही। तो वो बोली यार मैं मंदिर में जोर जोर से भजन चल रहे थे, इसलिए बाहर निकल कर बात कर रही हूँ तुमसे। मैंने मन में सोचा पता है कौन से देवता के दर्शन हो रहे हैं और कैसे भजन गाए जा रहे हैं। ये सब सुनने के बाद मैंने उसे फिर कोई बात कहने की हिम्मत नहीं करी, क्योंकि वो बंदी मेरी आंखों देखी हुई बात पर एक्सक्यूजेस दे रही थी। और बस फिर उस दिन के बाद से कभी मैंने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि लोग सोचते हैं मुझे उनकी चालाकियां नजर नहीं आती, लेकिन असल में मैं उन्हें गिरता हुआ देखता हूँ खुद की नजरों में। क्योंकि किसी से बहस करने के बजाय उसे बस अपनी नजरों से गिरा दो।
ये उसके लिए सबसे बेहतर पनिशमेंट होगा। किसी भी बंदी से अट्रैक्ट होना अलग बात होती है, और बिना उसके बारे में जाने पहचाने आंख मूंद कर केवल उसी पर अट्रैक्ट होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इस पहले वन साइडेड वाले क्रश ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे सीखा गया कि फोकस करो तो अपने गोल पर। सिंगल और इन ए रिलेशनशिप आर जस्ट ए टाइटल्स, योर हार्ट डिटरमिन योर ट्रू रिलेशनशिप स्टेटस। इसलिए रिलेशनशिप स्टेटस जाने बिना किसी के लिए हद से ज्यादा सोचना और उसी के लिए एफर्ट लगाना हमें शायद ऐसे ही धोखे दे जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां या फिर सारे लड़के एक जैसे होते हैं। मैं तो बस हद से ज्यादा वाले वन साइडेड से जरा संभलने की सलाह दे रहा हूँ। आज 3 साल बाद हम कॉलेज के 3rd और आखिरी ईयर में हैं। इन 3 सालों में और भी कई सारे ऐसे ही किस्से हुए। अर्पिता का ये 3 सालों में शायद 5वां बॉयफ्रेंड है और मैं आज भी सिंगल। मैंने उससे 2 सालों तक बात नहीं करी। इस बीच उसने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करी। अभी उसे 2 साल बाद मैंने उससे बात न करने का जब कारण बताया तो उसे काफी गिल्टी फील हुआ। लेकिन अब हम अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं।